अगर जीएसटी में आज आ जाए मिनिमम रेट पे तो पेट्रोल का रेट 20 रुपए कम हो सकता है, सीधा सीधा, अगर इसको मिनिमम स्लैब में डाल दे। शराब और पेट्रोल पे जीएसटी लगाया ही नहीं हुआ। जिस चीज शराब, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी, 3 चीजें जीएसटी से बाहर हैं। ये जो 105 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है, 35 रुपए तो पेट्रोल की कॉस्टिंग है, एंड बाकी के 70 क्या? बाकी के 70 हैं गवर्नमेंट के लगाए गए टैक्सेस। हम 87-88% अपना जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से मंगाते हैं। हमारे यहाँ 12-13% बनता है। सिर्फ 12% भारत में ऑयल पाया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर को लगा कि भाई ये तो फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया, तो हम तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका बन जाए। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मैंने इसको प्रति एक नया नाम दिया इस प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक कोविड। इकोनॉमिक कोविड मैंने आर्थिक कोरोना, बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक एनीथिंग। तो इंडिया में 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 140 करोड़ लोग हैं आपको और मुझे मिला के। 126 करोड़ पीपल अर्न लेस देन 25,000 रुपीज अ मंथ। आप स्पीड पे चल रहे थे, एक स्पीड ब्रेकर आ गया है, सो यू हैव टू स्लो डाउन नाउ। आपकी गाड़ी को अब धीमा करना ही पड़ेगा, वरना आप नीचे नुकसान हो जाएगा। अब मारूंगा, भेड़िया आया। अब लोगों ने यकीन करना ही बंद कर दिया। अभी कल परसों इन्होंने अटैक करना था, फिर टाल दिया। सर, यूएस ने इंडिया बैंक्स को प्रेशर दिया रशिया ट्रांजैक्शन रोकने के लिए, और कुछ बैंक्स चुप हो गई। हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, लेकिन जब अमेरिका आंख दिखाता है तो हम झुक जाते हैं। तो असली फॉरेन पॉलिसी क्या है? वो तो आपने देखा होगा, कभी अपने आप को डॉन बना लेता है, कभी जीसस क्राइस्ट बना लेता है, कभी नेवी का सेलर बना के फोटो पोस्ट कर देता है। अमेरिका में लोग कह चुके हैं ही नीड्स टू गेट हिमसेल्फ चेक्ड अप मेडिकली। तो मान लीजिए उनके यहाँ 500 आदमी काम करता है, तो प्रोडक्शन कम हो रही है, ऊपर से कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो उसमें से 200 आदमी को कहेगा भैया सॉरी मुझे जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। सर, ग्लोबल डेट $360 ट्रिलियन है जी। वो सिर्फ इंटरेस्ट पे 1 ट्रिलियन पर ईयर दे रहा है। क्या हम एक बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश की तरफ जा रहे हैं 2008 से? तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, पूरी की पूरी जो डेट का पूरा सिस्टम है वो सारा कोलैप्स कर सकता है। तो आई थिंक वी आर सिटिंग ऑन अ डेट बॉम्ब। इमेजिन आप पेट्रोल पंप पे जाते हो और पेट्रोल का प्राइस दिखता है आपको 105 रुपए लीटर। आपको लगता है कि ये प्राइजेस इस वजह से महंगे हुए हैं क्योंकि जो पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है या वॉर चल रही है इस वजह से। बट आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो 105 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है, 35 रुपए तो पेट्रोल की कॉस्टिंग है, एंड बाकी के 70 क्या? बाकी के 70 हैं गवर्नमेंट के लगाए गए टैक्सेस, एंड जो चल रही वॉर्स हैं उनके इम्पैक्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के इम्पैक्ट, एंड दैट इज द वॉर इम्पैक्ट। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत से 4000 किलोमीटर दूर कुछ ये घटना घट रही है, और आपको ये पता भी नहीं चलता कि आपकी जेब पे इतना इम्पैक्ट इसका क्यों हो रहा है। तो आज मैंने इस कॉन्वर्सेशन में बुलाया डॉक्टर शरद कोहली को, जो कि एक बहुत ही शार्पेस्ट माइंड और एक इकोनॉमिस्ट हैं, जिनसे मैंने वो क्वेश्चंस पूछे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई नहीं पूछता। आप क्वेश्चंस देख के भी पता लगा सकते हो कि मैं किस हद तक जाना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो उसको पूरा देखना, बिकॉज पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए बस ये 1 सेकंड का एफर्ट है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ सीधा आपको एपिसोड में। यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर शरद कोहली ओनली ऑन द प्रतीक शो। तो सर, जो हॉर्मोस पे सिचुएशन बनी हुई है, इससे भारत की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है? सबसे बड़ा इफेक्ट अभी क्या आता है? क्यों हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि पेट्रोल आप ना खरीदें, गोल्ड आप ना खरीदें? इससे क्या होगा सर? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज़ द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, पहली बात तो। और दूसरा ये कि हम 87-88% अपना जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से मंगाते हैं। हमारे यहाँ 12-13% बनता है, 85%, 88% तक। 88%। सिर्फ 12% भारत में ऑयल पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने पिछले साल $140 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट किया। तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था, डॉलर चाहिए हमें, इसकी पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। अमेरिका ने ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि वो आप पेमेंट डॉलर में ही जाती है, उसकी पेट्रो डॉलर्स बोलते हैं। वो बहुत पहले ही एग्रीमेंट हुआ था कि भाई जो ये पेमेंट होगी ये डॉलर्स में होगी। ऑफ कोर्स।
तो अब जब ये डॉलर्स में पेमेंट जा रही है तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व, हर देश के पास एक फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है जिसमें से आप पेमेंट करते आप उसमें आते रहते हैं, उसमें से जाते रहते हैं। इस समय हमारे पास करीब 700 ऑड बिलियन डॉलर्स का है। नॉर्मल सिचुएशन में 700 बिलियन डॉलर्स इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम्स। 700 बिलियन डॉलर्स हमारे 11 महीने के इम्पोर्ट्स के लिए काफ़ी होता है। बट अब लड़ाई से पहले, युद्ध से पहले हम 60 से 70 डॉलर पर बैरल ले रहे थे, अभी ये हो गया 110 बैरल। तो ये मैं बताना चाहूँगा, तो 110 डॉलर अब आप लगाइए, जिसके हम 65 डॉलर दे रहे थे, 665 सपोज, आज हम 110 दे रहे हैं। 50% से भी ज़्यादा आज हम पे कर रहे हैं। तो जो हमारा 11 महीने वो फॉरेक्स रिजर्व्स चलता था, अब इस रेट पर वो श्रिंक होके 6-7 महीने आ जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर को लगा कि भाई ये तो फॉरेक्स रिजर्व ख़त्म हो गया, तो हम तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका बन जाएंगे। हाँ, तो 1990 में हुआ था, कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया था, सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो वो सिचुएशन ना आए, इसलिए प्राइम मिनिस्टर केम फोर्थ। तो जितनी भी उन्होंने 7 अपील्स करी, फॉरेन ट्रैवल अननेसेसरी अवॉइड करो, डेस्टिनेशन वेडिंग्स मत करो, पाम ऑयल इंपोर्ट होता है, करीब 20-22 बिलियन डॉलर का हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सोचिए आप, पाम ऑयल वगैरह जो घर में यूज़ होता है 20-22 बिलियन डॉलर का। तो इंडिया में सर पाम ऑयल भी नहीं बनता ये सब? नहीं, इंडिया में पाम ऑयल नहीं होता, पर इंडिया में मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आप बड़े सारे ऑयल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो लोग इसको, रिफाइंड ऑयल यूज़ हो रहा है तो हुए चला जा रहा है, बस वो एक ट्रेंड बना हुआ है कि भाई उसको, तो आई थिंक वो अवॉइडेबल है। फर्टिलाइजर्स 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के फर्टिलाइजर्स आते हैं। DAP एक होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो खेती में यूज़ होता है, एंड इट इज़ हार्मफुल। कैंसर, आपको पता होगा, बहुत बड़ा रीज़न DAP खेतों में जो यूज़ होता है, अब उससे सब्ज़ी जो उगती है, वो सब्ज़ी और फल खाते हैं, कैंसर का बहुत बड़ा रीज़न है। टॉक्सिक फसल भी ख़राब होती है, फसल टॉक्सिक हो जाती है, और भूमि ख़राब हो जाती है, वो धरती ख़राब हो जाती है जहाँ पर आप उसको डालते हैं। तो उन्होंने जितनी भी अपील्स करी, उसमें कॉमन थ्रेड था फॉरेस्ट का, कि फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चलें, और ज़्यादा से ज़्यादा चलें, लंबे वक्त तक चलें, और वो ख़त्म ना हो, ख़त्म होने की नौबत ना आए, उसको हम बचा के चलें। दिस वाज वन आस्पेक्ट। अब दूसरा आस्पेक्ट इसका ये हुआ, एक तो फॉरेक्स रिजर्व था, मैं उससे आगे एक और अपील करता हूँ आज आपके फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स, क्योंकि सिचुएशन यहाँ से और ज़्यादा ख़राब इसलिए हो रही है क्योंकि रुपया जो है vis-a-vis डॉलर, रूपी वर्सेस डॉलर रेट, डॉलर नाउ, रूपी हैज़ टच अनदर न्यू लो, इट इज़ हेडिंग नाउ टुवर्ड्स 97 vis-a-vis $1। सर एक चीज़ पूछनी थी मुझे, अभी मैं देख रहा था कि जो एशिया में करेंसीज चल रही हैं, भारत की रैंकिंग सेकंड पे है ढाका के बाद, बांग्लादेश के ढाका के बाद भारत की रैंकिंग जो सबसे ज़्यादा करेंसी अगर कहीं एशिया में गिरी है तो दैट इज़ इंडिया। वाई सो? ये भी समझना ज़रूरी है। मैं आपको फैक्टर्स गिनवाता हूँ जिस वजह से हमारा करेंसी वीक हुई है। एक तो हमारी स्टॉक मार्केट्स में से प्रतीक लगातार पिछले करीब 1.5-2 साल से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, FIIs और FPIs उनको बोलते हैं, उन्होंने लगातार पैसा यहाँ से अपना माल बेच के निकाला है। क्यों सर? उसका रीज़न वो प्रॉफिट बुक किया है, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, प्लस ये है कि उनकी अपनी ऑल्टरनेट मार्केट्स ढूंढते रहते हैं। आप नहीं, जब आपको कोई चीज़ सस्ती मिले कहीं किसी और मार्केट में, आप खरीदने चले जाते हो। बट कुछ तो सर उनको सिचुएशन नजर आई होगी। नहीं, सिचुएशन में उन्होंने देखिए 100 रुपये लगाया किसी ने, उसको 150 मिल रहा है, वो प्रॉफिट बुक करके निकल गया। उन्होंने कुछ तो कोविड से पहले का इन्वेस्टमेंट था, कुछ कोविड के बाद था, और मार्केट हमारी लगातार चढ़ी है पिछले, अगर आप देखें पिछले 1.5 साल में छोड़ दूं तो दे हैव अर्न्ड प्रॉफिट्स, सो दे हैव अ राइट टू मेक प्रॉफिट्स। अगर मैंने आज पैसा कमाया तो मुझे राइट है ना प्रॉफिट बुक करने का, आप मुझे रोक थोड़ा ना सकते हैं। फिर और सस्ती मार्केट वो ढूंढते हैं, वियतनाम है, चाइना है, कोरिया है, वहाँ जाके वो इन्वेस्ट करते हैं। उनका तो काम है पैसा लगा के पैसा बनाना, सीधी सी बात है। तो एक ये रीज़न रहा। तो जैसे ही वो बेचते हैं माल अपना, प्रतीक ध्यान दीजिएगा, तो डॉलर में रिमिट करते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, उससे रुपया कमज़ोर होता है। रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2 है कि इंडिया में बहुत सारे इंडिया से बाहर इंडियन सेटल्ड हैं, मिडल ईस्ट में। पीछे करीब 130-140 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ पोस्टल ऑर्डर इकोनॉमी है, जो बाहर से लोग पैसा घर भेजते हैं यहाँ पर अपनी फैमिली चलाने के लिए वगैरह वगैरह, उसमें भी कमी आई है। तो क्या होता है, जब डॉलर आता है तो वो रुपये को स्टेबलाइज रखता है, डिमांड सप्लाई है ना, तो डॉलर की जो इनफ्लो है वो कुछ कम हुई। उसमें वहाँ मिडल ईस्ट की मैं बात करता हूँ, पिछले 2 महीने से लड़ाई चल रही है, तो 2 महीने से उनकी तो कुछ की तो नौकरी जा चुकी है। दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कतर, कुवैत, इन जगह जो लोग काम करते हैं उनके कुछ घर बैठे हुए हैं, कुछ वापस आ गए हैं डर के मारे, कल में मिसाइल ना गिर जाए, ड्रोन ना गिर जाए। वो रेमिटेंस कम हुई है डॉलर की इनफ्लो। इधर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं है, स्टेबलाइज्ड है, एक्सपोर्ट में ग्रोथ नहीं हुई है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी प्रेशर में है इस टाइम।
तो FIIs का पैसा निकालना, फॉरेन रेमिटेंसेस का ना आना, प्लस एक्सपोर्ट स्टेबलाइज रहना। उसके अलावा हम देखें तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि आपका जो डॉलर आउटफ्लो बढ़ गया है। बताया ना मैंने, $60-65 देते थे, अब हम 110 दे रहे हैं उसके लिए। तो उससे डॉलर की डिमांड, तो इन कुछ कंबाइंड ये सब रीजंस, बाकी कुछ कंट्रीज में इतने सारे रीजंस नहीं है, इतने सारे रीजंस नहीं है। इसलिए बाकी कंट्री, आपका जो सवाल था कि एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज वाई इंडियन रूपी हैज़ फॉलन डाउन मोर अगेंस्ट डॉलर, बिकॉज वी हैव मल्टीपल रीजंस एंड विच इज़ वाई रूपी हैज़। अब क्या होता है कि रुपया गिरने से महंगाई बढ़ती है। तो मैं जो अपील करना चाहता था वो ये, प्राइम मिनिस्टर ने तो जितनी अपील करी वो फॉरेक्स बचाने के लिए करी, फॉरेन एक्सचेंज को सेव किया जाए। पर मैं जो कर रहा हूँ अब वो ये, मुझे यहाँ से इन्फ्लेशन या महंगाई आती दिखाई दे रही है, और महंगाई बहुत बड़े लेवल पर आती दिखाई दे रही है। मैंने इसको प्रति एक नया नाम दिया है इस प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक कोविड। इकोनॉमिक कोविड, मैंने आर्थिक कोरोना, बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक एनीथिंग। कोविड फैलता है ना, बिल्कुल। अब 2 गज की दूरी, आपको याद होगा उस टाइम, दूर रहिए, मास्क पहनिए। आई थिंक दिस इज लाइक इकोनॉमिक कोविड, बिकॉज दिस विल स्प्रेड लाइक एनीथिंग। और अभी फैल ही गया है, ज़्यादातर दुनिया के हिस्से में फैल गया है, और जहाँ नहीं भी फैला है वहाँ पर फैलेगा। सो आई पर्सनली फील दैट आम आदमी जो है, इंडिया की जो मिडिल क्लास है, प्लस जो पूरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम आ रहा है। अमीर लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, पेट्रोल के दाम 3 रुपये बढ़ जाएं या 5 रुपये बढ़ जाएं, जो लोग लग्जरी कार चलाते हैं, जिन लोगों की कमाई बहुत है, उनको फ़र्क, पर उनकी गिनती बहुत कम है। ज़्यादातर लोग तो इंडिया में, यू विल नॉट बिलीव प्रतीक, तो इंडिया में 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 140 करोड़ लोग हैं आपको और मुझे मिला के, 126 करोड़ पीपल अर्न लेस देन 25,000 रुपीज़ अ मंथ। 90% पीपल अर्न लेस दैन 25,000 रुपीज़ अ मंथ। ये बात, और एक घर में 2 कमाने वाले हैं तो 50 हो जाता है, वो अलग बात है, पर पर्सन में निकालूं तो वो पॉपुलेशन बहुत वल्नरेबल है। उसके लिए अगर महंगाई बढ़ी, उसकी इनकम तो उतनी रहेगी, नीचे से उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, तो उसकी एक तो या तो उसकी सेविंग ख़त्म हो जाएगी, और सेविंग अव्वल तो करता ही बहुत कम है, और सेविंग नहीं खत्म हुई तो क्या होगा कि उसके लिए उसकी इनकम ही 25,000 रुपये, वो सेविंग करेगा कैसे? नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ चलिए, बहुत समझदारी से कोई चलता है तो 1,000-2,000 बचा लेता होगा शायद, पर मान के या तो सेविंग खत्म हो जाएगी, अब सेविंग खत्म नहीं हो तो उसके तो खर्चे जो है वो आसमान छू जाएंगे, तो वो कैसे वो उसमें गुजारा करेगा। सो वी आर हेडिंग फॉर अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, एंड आई थिंक दिस इज़ अ टाइम व्हेन एवरीबडी शुड सिट टुगेदर एट होम एंड ट्राई एंड सेव वॉट एवर यू कैन। आप जो बचा सकते हैं आप बचाइए, क्योंकि कैश को ज़्यादा खर्च मत करिए। इफ़ यू हैव टू बाय अ हाउस, अगर टाल सकते हैं टाल दीजिए। इफ़ यू हैव टू बाय अ कार, बाइक, टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, अगर टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। कोई घर में शादी ब्याह है, यू कॉलिंग टू प्लानिंग टू कॉल 500 गेस्ट, 50 में कर लीजिए। सो इट इज़ टाइम टू सेव योर रिसोर्सेज। आने वाले जो 3-4 महीने हैं, जो अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हाल दिख रहा है, मुझे कहीं कोई सोल्यूशन नज़र आ, और अभी तो ये है प्रतीक कि अगर खुल भी गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो चीज़ें नॉर्मल आते आते कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि जो पहले, जब लड़ाई से पहले क्रूड ऑयल वो $60-65, मुझे तो लग रहा है वो 60-65 आते तो पता नहीं कब आएगा भी कि नहीं आएगा, पता नहीं। सर इसमें मेरे 2 क्वेश्चन है अभी मार्केट्स को लेके। पहला क्वेश्चन जो आपने बताया हाल, सेंसेक्स 80,000 पे है, IPOs ओवर सब्सक्राइब्ड हैं, सब बोल रहे हैं इंडिया का कल अच्छा है, लेकिन CMIE का डेटा कहता है अनएम्प्लॉयमेंट 7-8% पे है, रियल वेजेस नहीं बढ़े, MSMEs बंद हो रही हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? नहीं, ऐसा आई थिंक देयर आर, ग्लास जो है ना प्रतीक, आधा खाली आधा भरा हुआ है, आप जो देखना चाहो। दिस कंट्री हैज़ प्रॉब्लम्स। यहाँ पर अभी भी 80 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो हर महीने अनाज देती है, पता होगा आपको, गरीब कल्याण योजना 81 करोड़ 30 लाख लोगों को आज भी मिलता है। सो दिस कंट्री इज़ वेरी डाइवर्स। यहाँ पर प्रॉब्लम में भी लोग हैं, और यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं हु आर डूइंग फाइन एब्सोल्युटली। ये जो CMI का डेटा है ये पुराना है, अभी जो एम्प्लॉयमेंट की जो रेट आई है वो करीब 4-5% के बीच में है। इट इज़ नॉट अनएम्प्लॉयमेंट की, इट इज़ नॉट एज बैड। MSMEs का किसी पॉकेट्स में आपको दिख सकता है प्रेशर में, बट ओवरऑल ठीक ठाक है, पर मंदी की तरफ इस समय, या मैं इसको ऐसे कहूँ कि आप स्पीड पे चल रहे थे, एक स्पीड ब्रेकर आ गया है, सो यू हैव टू स्लो डाउन नाउ। आपकी गाड़ी को अब धीमा करना ही पड़ेगा, वरना आप नीचे नुकसान हो जाएगा। सो देयरफॉर आई थिंक द कंट्री इज़ नाउ स्लोइंग डाउन बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब मुझे तो ज़्यादा चिंता प्रतीक, जब मोदी जी ड्यूरिंग कोविड ही वॉज साउंडिंग वेरी
पॉजिटिव आपदा में Confident. अवसर, हम इससे निकल आएंगे, ये हो जाएंगे। अब वो जो बातें कह रहे हैं उसमें मुझे प्रतीक बहुत बहुत होप नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये जो अपील करी लोगों को, ये अपील ही बता रही है कि आप ये मत करिए, वो मत करिए, वो मत करिए, रिसोर्सेज को बचा के रखिए। प्लस एज एन इकोनॉमिस्ट आई फील, मैं वो सबसे पहला व्यक्ति था दिसंबर के महीने में 25 में जिसने बोला था कि 2026 रिसेशन का साल होगा, स्लो डाउन का साल होगा। आप तो सेल्स एंड मार्केटिंग से बैकग्राउंड रखते हैं, आई थिंक यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रियलाइज़ कि अब आपको ब्रांड को बेचने में दिक्कत आ रही है। अभी दिक्कत आ रही होगी। आई मीन जितनी आसानी से पहले बिक रहा था अब उतनी आसानी से नहीं बिकेगा, बिकॉज पीपल आर ट्राइंग टू कंजर्व रिसोर्सेज। तो जब कोई व्यक्ति अपने रिसोर्सेज बचाने की कोशिश करता है तो फिर थोड़ा सा मामला मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें इसमें ये देखना है कि कब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता है, और खुलता है तो उसके बाद क्रूड ऑयल कितना नीचे जाता है। सो आई थिंक सडनली लोगों को ये पता लगा कि क्रूड ऑयल की कितनी इंपॉर्टेंस है। एक ऑयल का बैरल। सर, अमेरिका का जो गैस एंड पेट्रोल का जो सप्लाई है उनका इंडिपेंडेंट है, बट ये सारा गेम अगर वो कर रहे हैं तो वो पेट्रोल डॉलर को बचाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, वो खुद भी फंसे हुए हैं। वो उनकी कंट्री सबसे बड़ी कंट्री है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है। हाँ, अमेरिका इज लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड बाय द वे। पर वो खुद भी जो प्राइस है उसको उनको भी रिस्पेक्ट करना पड़ रहा है। अमेरिका में महंगाई आई हुई है, $3 पर गैलन अमेरिका में गैस बोलते हैं, हम लोग पेट्रोल डॉलर बोलते हैं, वो गैस बोलते हैं। हम लोग लीटर में नापते हैं, वो लोग गैलन में नापते हैं, 3.25 लीटर के आसपास का होता है। तो आप देखिए कि उनके यहाँ $3 से बढ़ के वो अब $5 से $6 बहुत सारी स्टेट्स में आ गया है। खुद भी आज भी सुबह प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट आया, हम लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्रूड ऑयल बहुत जल्दी सस्ता हो जाएगा। सो ही इज़ अवेयर ऑफ। इसमें इनको फ़ायदा ये हो रहा है अमेरिका को कि इनकी अपनी जनता तो परेशान है, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ भी आ गई है, महंगाई वहाँ भी आ गई है। पर इनको फ़ायदा ये हो रहा है कि इनके डॉलर की डिमांड ज़रूर बढ़ गई है। ऐसे में आप देख रहे हैं करेंसीज दुनिया भर की कमज़ोर हो रही हैं। सो अंदर से आई थिंक ही फील्स कि मेरी करेंसी इस समय डिमांड में, पेट्रोल डॉलर में होता है तो मेरी करेंसी की बल्ले बल्ले हो रही है, मेरी करेंसी सारे में बाकी करेंसी कमज़ोर पड़ रही है, बिकॉज डॉलर की डिमांड। वो एग्रीमेंट ऐसा किया हुआ है कि आप क्रूड ऑयल डॉलर में ही ट्रेड होगा, सालों पहले हुआ था। सो बिकॉज ऑफ दैट वो पॉजिटिव है अमेरिका के लिए। पर ओवरऑल इसकी वजह से इनकी अपनी जो 33-35 करोड़ लोग अमेरिका में रहते हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनको भी पर गैलन गैस की प्राइस ज़्यादा देनी पड़ रही है। उसकी वजह से इनके ग्रोसरी बिल बिगड़ गए हैं, महंगाई वहाँ पर आई हुई है, लोग परेशान हैं। हिज अप्रूवल रेटिंग इज़ फॉलिंग, डोनाल्ड ट्रम्प्स अप्रूवल रेटिंग। और वहाँ नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं अमेरिका में, नवंबर में, और जो प्राइमरीज हो रहे हैं उसमें पता लग रहा है कि ही इज़ नॉट विनिंग एंड ही इज़ अ वेरी बैड लूज़र। अगर ये हार गए तो आपने अगर 2020 में देखा होगा कैपिटल हिल पे क्या हुआ था, वो लोग चढ़ गए थे ऊपर एंड ऑल दैट। ये तो कहते सब इलेक्शन के रिजल्ट गलत हैं, सब मेरे वोट चोरी कर लिए एंड ऑल दैट। सो थिंग्स इन अमेरिका आर ऑल्सो नॉट वेरी गुड। सो अब ये हुआ क्या है कि ये फंस गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ट्रंप इसमें से निकलना नहीं चाहते, पर निकल पा नहीं रहे हैं। ही स्टक देयर। अगर पीछे ऐसे ही चले जाते हैं तो फिर तो हार मानी जाएगी। सोचिए अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री की साख, उनकी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत, वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। और आगे बढ़ते हैं तो जब जब धमकी देते हैं फिर टाल देते हैं। आपने देखा नहीं कितनी बार हो चुका है, अब मारूंगा, भेड़िया आया। अब लोगों ने यकीन करना ही बंद कर दिया। अभी कल परसों इन्होंने अटैक करना था, फिर टाल दिया। मुझे जी यूएई ने कहा कि अभी रुक जाओ, मुझे सऊदीया ने कहा आप रुक जाओ, मुझे सऊदी अरेबिया ने कहा। ही जस्ट नीड्स एन एक्सक्यूज़ कि मैं ना अटैक करूं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। इनके एक NCTC है, इनके नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर अमेरिका में है। अच्छा। उनके मागा, इज फ्रॉम मागा ग्रुप, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये इनका ग्रुप है रिपब्लिकन्स में। तो उसमें उनके वो बहुत क्लोज मागा फॉलोअर थे इनके बड़े। तो जो केंट, ही रिजाइंड, ही सेड, उन्होंने ये कहा कि आपको इस लड़ाई की जरूरत ही नहीं थी, देयर वाज नो नीड, कोई खतरा नहीं था आपको ईरान से। मैं उनको न्यूक्लियर नहीं बनाने दूंगा, मैं ये नहीं करूँ। अरे भाई न्यूक्लियर वो बनाए या ना बनाए, वो कह रहा है आपको खतरा ही कोई नहीं था। सो ही स्टक देयर। इनको लग रहा है कि एक गलती हो गई है, और अब कई लोगों ने कहा है कि आपने गलती करी है, और अब गले की हड्डी है ना निकल रही, ना निगले जा रही और ना थूकी जा रही, इट इज स्टक देयर। सो आई थिंक ही इज बैडली स्टक। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। उसको रोक के बैठे हुए हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नाकेबंदी करके बैठे हुए हैं, उसको बैरिकेडिंग करी हुई है। If he removes it on his own, it will be considered as defeat. Right. If he bombs them, he will be under. उनको बॉम्ब करके देख लिया इन्होंने, उसने तो उनको नानी याद दिला दी इनको। यूएई, इनके जितने मिलिट्री बेसिस थे, आप मानेंगे नहीं, अमेरिकन सोल्जर्स को होटल्स में ढूंढ के उन्होंने मारा है, वहाँ पर मिसाइल गिराई है। जिस होटल में अमेरिकन सोल्जर्स थे, ये बताते नहीं हैं, इनके 35-40 तो इनके जहाज उड़ा दिए हैं, बहुत महंगे।
टॉम हॉक मिसाइल्स उनकी बेकार कर दी, पेट्रियट मिसाइल, करोड़ों रुपए की एक एक मिसाइल उन्होंने छोटे छोटे अपने रॉकेट नहीं होते जो दिवाली पे मिलते हैं, समझ लीजिए इस टाइप के रॉकेटों को उड़ाने के लिए इनको दो करने पड़े। तो आई थिंक ही स्टक देयर और बुरी तरह से फंस चुके हैं, और कभी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कभी कहते हैं मैं मारूंगा, फिर कहते हैं अभी टल गया, फिर कहते हैं मारूंगा, फिर टल गया। सो ही डजंट नो वेयर टू गो एंड द प्रोसेस ही हैज रूइंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। एक तो सर बड़ा एक चीज़ मुझे पूछनी है, ये जो पेट्रोल की एनाटॉमी है मैं इसको पूछना चाहता हूँ। ग्लोबल क्रूड ऑयल का ट्रेड $70 पर बैरल है, पर फिर भी हम 105 रुपये पेट्रोल पंप पे देते हैं। तो बीच में एग्जैक्टली होता क्या है और कौन कितना ले रहा है? नहीं, $70 तो हुआ करता था पहले। हाँ, $70 तो लड़ाई से पहले, बट सर फिर भी हम इधर 100 रुपये तो दे रहे थे। हाँ, जब हम बल्कि जब $50-60 था तब भी हम 100 रुपये दे रहे थे। हाँ, तो 35-40 रुपये का तेल हम 100 रुपये में कैसे खरीदते हैं? क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, एक्साइज लगाई हुई थी, इसमें बहुत बड़ा स्टेट्स का वैट होता है, जो VAT होता है वो स्टेट्स का इसमें काउंट होता है, और डीलर्स कमीशन होती है, और रिफाइनिंग कॉस्ट होती है। वो जैसे क्रूड ऑयल जब आता है उसमें शिपिंग कॉस्ट होती है। तो सर इस पे GST क्यों नहीं लगाते? इंश्योरेंस होता है। GST में इसको लाते नहीं क्योंकि स्टेट्स का रेवेन्यू मारा जाएगा। अगर GST में आज आ जाए मिनिमम रेट पे तो पेट्रोल का रेट 20 रुपये कम हो सकता है सीधा सीधा, अगर इसको मिनिमम स्लैब में डाल दें। तो इसलिए नहीं ला रही है कि इनको लगता है कि भाई ये तो स्टेट्स का रेवेन्यू मर जाएगा। स्टेट सर ये तो बहुत गलत बात है। शराब और पेट्रोल पे GST लगाया ही नहीं हुआ। जिस चीज़ शराब, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी, 3 चीज़ें GST से बाहर हैं, और एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, बनी हुई प्रॉपर्टी, वो भी GST से बाहर है। 3-4 चीज़ें GST से बाहर हैं, तो उसको ला सकते हैं। तो पहले जब सस्ता था क्रूड ऑयल और तब भी हम 100 रुपये 90 रुपये देते रहे, उसका जवाब गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि भाई 40-42 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट हुए उस टाइम एक्स्ट्रा। ठीक है। तो ये कहते हैं हमने सड़कें बनाई, हमने एयरपोर्ट्स बनाए, रेलवे स्टेशंस बनाई, हमने हाईवेज़ बनाया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो आपको सारे में दिखता है। ये कहते हैं हमने उसमें पैसा लगाया है। और प्लस जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन्होंने जो प्रॉफिट रिजर्व्स खड़े करे, उन प्रॉफिट रिजर्व्स को अब इन 2 महीनों में इन्होंने यूज़ किया है, क्योंकि 76वें दिन प्राइस बढ़ाई। अब जो बढ़ी 76 डे बढ़ी, तो ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने करा है। सो आई थिंक पेट्रोल का जो गेम है वो बहुत बहुत ट्रिकी है, और उसमें कुछ पॉलिटिक्स है, कुछ प्रॉफिटेरिंग है, कुछ उस फंड्स को यूज़ करके आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप हुआ है। अगर आप आज हाईवेज़ और सड़कें देखें जो आज से 10 साल पहले नहीं थी इंडिया में, तो आई थिंक द मनी हैज़ बीन यूज देयर, पीपल हैव पेड फॉर इट, बट नाउ लोग कह रहे हैं जब उस टाइम ज़्यादा था तो अब बढ़ाई क्यों आपने, जब कम नहीं किया तो बढ़ाई क्यों? बट सर उसी के साथ एक चीज़ ये भी आती है कि जब मैं पढ़ रहा था, जो क्रूड ऑयल इंडिया में आता है, जो रिफाइनरीज़ हैं, जैसे वो जो रिलायंस की हैं, किसी भी और कंपनीज़ की हों, उन्होंने 25% मतलब हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, सप्लाई करा है टू द वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़। अगर वो नहीं करते तो बचता ना हमारे पास। देखिए, कुछ जो ऑयल आता है, क्योंकि वो एक रिफाइनरी है, राइट। रिफाइनरी का काम होता है क्रूड ऑयल को उसको प्योरीफाई करके उसमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालना। डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, उसके बाई प्रोडक्ट्स भी हैं, वैक्स है और चीज़ें हैं, एयर टरबाइन फ्यूल भी बनता है। तो वो आया ही इसीलिए, मतलब आपने, क्योंकि जो जामनगर की रिफाइनरी है रिलायंस की, वही एक रिफाइनरी है जो सावर क्रूड को रिफाइन कर सकती है इस इलाके में, इस ज्योग्राफी में, क्योंकि वो क्रूड दूसरे तरीके का वेनेजुएला से जो क्रूड आता है, तो वो उनका दे आर रेंडरिंग सर्विस ऑल्सो। मतलब वो जैसे किसी कंट्री ने कहा भाई क्रूड हम आपको भेज देंगे, आप हमें इसके ऑयल प्रोडक्ट्स बना के दे दीजिए, तो वो उसी पर्पस के लिए आया। ऐसा नहीं है कि हमने जो अपने लिए क्रूड मंगाया था उसको उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। नहीं, तो सर रशिया से जो हमने क्रूड ऑयल लिया था, तो अपने यूजर्स के लिए लिया था। 2 तरीके का आ रहा है क्रूड। अच्छा। एक क्रूड आ रहा है जो देश में इस्तेमाल के लिए आ रहा है, दूसरा क्रूड आ रहा है जो रिफाइनिंग के लिए आ रहा है। ठीक है। मतलब एक तरह से वो सर्विस दे रही है कि आइए यहाँ पर क्रूड दे दो भैया हमें, और हम आपको रिफाइन करके, जैसे पहले चक्की नहीं होती थी, आप गेहूं भेज दीजिए, पुराने ज़माने में होती थी, और वो आपको बोरी भर के आटा दे देता था। तो वो गेहूं उस चक्की वाले ने खरीदा नहीं, वो गेहूं उसके यहाँ आया सिर्फ पिसने के लिए, तो वो उसने परचेज नहीं किया। तो लाइकवाइज आई थिंक क्रूड 2 तरीके से आ रहा है यहाँ पर। वन इज तो वो जो रिफाइनरी है उसने इतना पैसा लगाया, वो रिफाइनरी अपनी सर्विस भी देती है प्रति। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्रूड। और बताइए। ओके, तो मतलब वो सर्विसेज भी सेल ऑफ करते हैं दूसरी कंट्रीज में। तो उधर ये रिफाइनरीज नहीं है? कुछ कंट्रीज हैं जहाँ रिफाइनरीज नहीं है। ओके। नहीं है, या इस टाइप की रिफाइनरी नहीं है।
जैसे मैंने बताया ना, एक पर्टिकुलर टाइप का क्रूड है जिसको सावर क्रूड कहते हैं। वो सावर क्रूड प्रतीक, वो हर रिफाइनरी में नहीं रिफाइन हो सकता। वो जामनगर की जो रिफाइनरी है रिलायंस की, उसी में ये फैसिलिटी है। ओके, मतलब हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं है, सब तो उधर कंट्री से से वो रिफाइनरी नहीं तो है। उधर हमको भेजते हैं, हम रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बना के उनको भेजते हैं। तो क्या होता है, वो ऐसा लगता है हम क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम तो यहाँ से, तो इसे दैट इज वेयर योर क्वेश्चन केम फ्रॉम, कि इतना 25% हमने जो बाहर हमने किया, तो वो बाहर हमने क्यों भेजा जब हमारे पास शॉर्ट था? सो दैट क्रूड वाज मेंट फॉर रिफाइनिंग। ओके सर, इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। 15 साल से हम भी सुन रहे हैं कि लाइक हम रिन्यूएबल एनर्जीज़ का यूज़ करेंगे, ईवीज़ आएंगी, सोलर एनर्जीज़ को लाएंगे, बट FY24 में पेट्रोल कंजम्पशन 10 साल हाई पे था। तो ऑनेस्टली बोलो, क्या ये एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है या भरोसे का फ़ायदा उठाया जा रहा है? देखिए, ट्रांजिशन है, बस स्लो है। ऐसा तो नहीं है आपको आज ईवी सड़क पे नहीं दिखती। नहीं सर, उसमें एक मेरा क्वेश्चन है आपसे। जहाँ पे भारत का डीजल और पेट्रोल यूज होता है मैक्सिमम, दैट आर इन ट्रक्स। ट्रक तो कोई भी सर ईवी नहीं है, वो तो सब पूरे डीजल पे चल रहे हैं। प्राइवेट व्हीकल्स ईवीज पे स्विच हुए हैं, उससे क्या फायदा? मुझे लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी को पुश था, सोलर है, विंड है, सीएनजी है। सीएनजी तो चलिए एलएनजी से बनता है, इलेक्ट्रिक है, बायोफ्यूल है। ये सारी चीज़ों पे ऐसा नहीं है कि पुश नहीं है, पुश हमने किया है, पर जो स्पीड रही, क्योंकि इसमें क्या है, ये इन्वेस्टमेंट मांगता है। अब आज एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी को अगर ईवी की फैसिलिटी लगानी है, उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा, अब आपने ट्रक की बात करी, राइट, इंटरनेशनली ट्रक्स हैं इलेक्ट्रिक के, पर यहाँ पर क्या है, हाईवेज पर यहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपको कहीं रास्ते में, आप गाड़ी बल्कि घर में अगर रखते हैं ईवी, और आप कहीं उसको लंबी दूरी पर ले जाते हैं, सपोज 300-400 किलोमीटर, बिल्कुल नहीं, तो आपको रास्ते में दिक्कत आ जाएगी। सो पीपल हैव टू कीप 2 कार्स। आपको एक इलेक्ट्रिक रखनी पड़ेगी और दूर जाने के लिए आपको दूसरी पेट्रोल। तो मुझे लग रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रति धीरे धीरे बन रहा है। वी आर ऑन दैट कोर्स। हाँ, स्पीड हमारी कम रह गई, जहाँ से आपका सवाल निकल के आया। वी कुड हैव डन बेटर। हम आज जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, शायद हम इससे बच पाते अगर आज से 3-4-5 साल पहले हम अपना रिन्यूएबल एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का जो लक्ष्य है उसको अगर पा लेते, ऑब्जेक्टिव को। सो वी बट दैट इज वेयर वी आर। और मुझे लग रहा है अब ये जो क्राइसिस आई है, हाँ अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, ये जो क्राइसिस आई है, मुझे लग रहा है ये अब रिन्यूएबल एनर्जी को एक नया, इंग्लिश में वर्ड होता है इम्पेटस, सो दिस विल प्रोवाइड अ न्यू इम्पेटस। क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया। अब आगे आप सीखते हैं ना गलती से, कि आज इतनी बड़ी मुसीबत में पड़े, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइस कम होती दिखेंगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा पहले के मुकाबले। आई थिंक इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स यू विल फाइंड दैट मिनिस्ट्री विल टेक कॉग्निजेंस, क्योंकि अब इस मुसीबत का सामना करते हुए ये लेसन तो मिल रहा है कि जो आपने सवाल पूछा कि अगर यही पहले हम तैयारी कर ली होती, तो आज सड़क पे खाली ईवी गाड़ियाँ दौड़ रही होती, और हम पेट्रोल डीजल के लिए जो महंगाई बार बार कर रहे हैं। महंगाई क्यों है? क्योंकि जैसे ही डीजल की प्राइस बढ़ती है, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ट्रांसपोर्टर जो भी सामान आ जा रहा है उस पर डाल देता है, वो महंगा, वो आपको महंगा मिलने लगता है। बिल्कुल। तो आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, टेकिंग लेसन फ्रॉम दिस एपिसोड, आई थिंक वी विल बी बेटर ऑफ। दैट्स व्हाट आई फील। सर, यूएस ने इंडिया बैंक्स को प्रेशर दिया रशिया ट्रांजैक्शन रोकने के लिए, और कुछ बैंक्स चुप हो गई। हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, लेकिन जब अमेरिका आंख दिखाता है तो हम झुक जाते हैं। तो असली फॉरेन पॉलिसी क्या है, जो बोलते हैं या एक्चुअली जो करते हैं? देखिए, अमेरिका बहुत इस सरकार पे इल्ज़ाम लगता है ऑपोजिशन बेंचेस से कि भाई आप ट्रम्प के आगे झुक गए। कभी उसमें बोलता है आप रशिया से ऑयल ले लो, तो आप लेने लगते हैं, जब वो मना करता है तो आप कम कर देते हैं वगैरह। देखिए, बिल्कुल तो हमने रशिया से कभी भी बैन नहीं किया। जब उसने मना भी किया तो हम कम लेने लग गए हमने। अब सवाल उठता है कि हम अमेरिका की क्यों सुन रहे हैं? दैट इज़ वेरी क्वेश्चन, कि हमें क्या ज़रूरत है? हम क्या उसके गुलाम हैं? हम क्या उसके स्लेव हैं? नहीं, अभी जब अमेरिका, सर ये तो इंटरप्ट, अभी जब सर अमेरिका ने हम पे प्रेशर डाला और हमारे ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए, तो इंडिया ने बहुत रिटेलिएट करा, और बहुत लाउड रिटेलिएट करा कि भाई हम नहीं झुकेंगे। बट एकदम से ऐसा क्या शिफ्ट आया कि मोदी जी साइलेंट हो गए और अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं वो? देखिए, उसका रीज़न मैं आपको बताऊं कि इंडिया और अमेरिका के रिश्ते खाली डोनाल्ड ट्रंप तक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को तो अभी आए हुए पहले 2016 से 20 तक आया था, उसके बाद अभी आया है। तो ये कोई इतने, हमारे अमेरिका और हमारे एक नेचुरल अलायंस है। वी आर एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है,
एक वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, अमेरिका इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। और आपको सच बात बताऊं तो अमेरिका को इंडियंस चलाते हैं। जो अमेरिका का टैक्स सेक्टर है उसमें अगर इंडियंस ना हो तो अमेरिका ठप हो जाए, नॉट मैनी पीपल नो। और इंडिया अमेरिका के रिलेशन जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज़्यादा अंदर गहरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो उसको आके रिलेशंस को ख़राब करने की कोशिश करी, कभी टैरिफ लगाओ, कभी सैंक्शंस लगाओ, ये करो। तो मुझे लगता है इस गवर्नमेंट को ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप 2028 तक है, दिस इज लास्ट टर्म, राइट। तो 24 में आए थे, 28 तक है, 28 के एंड तक he'll be ऑफ। बट वेयर एज आर रिलेशंस विद अमेरिका आर मच लॉन्गर, हमारे बहुत देर से पुराने रिलेशंस हैं। तो हम डोनाल्ड ट्रंप के पीछे, अब ध्यान दीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हम अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी से अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहते। सो आई थिंक व्हाट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग इज ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि रशिया से हमने बंद नहीं किया, ले रहे हैं अभी? हम ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। बल्कि जब इन्होंने, अभी तो खैर वेवर है इस टाइम, तो इन्होंने वेवर कर रखा है ओके, कि भाई इस टाइम प्राइसेस ज़्यादा हैं तो ले सकते हो आप रशिया से। ठीक है। मैंने तो बल्कि किसी टीवी चैनल बोला तुम होते कौन है हमें कहने वाले ले सकते हो या नहीं ले सकते, हमारी जहाँ से मर्जी आएगी हम लेंगे। बिल्कुल। सो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस। हमने कभी भी पूरा बंद नहीं किया। और वो जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, वो उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं बहुत ही, कभी कभी बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स होती हैं, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, अगले दिन कुछ और। बिल्कुल, ही इज़ हाईली अनप्रडिक्टेबल। तो मुझे लगता है प्रत्येक आपकी बात का मैं एक लाइन में जवाब दूँ तो, बिल्कुल, कि इतने अनप्रडिक्टेबल आदमी की बात को हम सीरियसली लेके और हम अमेरिका से अपने रिश्ते खराब कर लें, ये ठीक नहीं है। बिकॉज दिस मैन आफ्टर 28 विल नॉट बी देयर। और शायद उससे पहले ही हो सकता है इनको सत्ता छोड़नी पड़ जाए, इनको कुर्सी छोड़नी पड़ जाए, मिड टर्म हार गए और कुछ पता नहीं, इनको इम्पीच कर दिया जाए। सो हम अमेरिका को दुश्मन की तरह नहीं देख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट नोज दैट। तो इसको एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करी जा रही है। उस तरीके से बात नहीं मान रहे जिस तरीके से पाकिस्तान मान जाता है। हम कभी मान लिया, कभी बिल्कुल इग्नोर कर दिया, कभी थोड़ी सी आंख दिखा दी, कभी थोड़ा सा जवाब ही नहीं दिया किसी बात। बहुत डिप्लोमेटिकली ये गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि दैट मैन डजंट नो डिप्लोमेसी, उसको डिप्लोमेसी आती नहीं है। वो तो आपने देखा होगा, कभी अपने आप को डॉन बना लेता है, कभी जीसस क्राइस्ट बना लेता है, कभी नेवी का सेलर बना के फोटो पोस्ट कर देता है। ही इज़ क्वाइट अनलाइक हेड ऑफ ए स्टेट। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप उन्हीं की तरह से रिएक्ट करने लग जाएंगे, आप समझ रहे हैं, जैसे दो लोग डील कर रहे हैं, एक व्यक्ति आपको लगता है कि ये दिमाग का नॉर्मल नहीं है, दूसरा व्यक्ति नॉर्मल है, ऐसे समझिए इसको। तो अब उनमें आपस में कश्मकश चल रही है। तो जो व्यक्ति नॉर्मल है उसको ये पता है कि ये नॉर्मल नहीं है, तो अब उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो अपने नॉर्मल तरीके से बिहेव करता रहे, या उस एबनॉर्मल व्यक्ति की तरह एबनॉर्मल की तरह बिहेव करे। तो आई थिंक पहली अप्रोच बेटर रहती है कि आप अपना काम रहिए, कूल रहिए, यू मेंटेन योर काम। वो उसका दिमाग का नॉर्मल नहीं है। अमेरिका में लोग कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका में लोगों ने, कईयों ने कहा कि ही नीड्स टू गेट हिमसेल्फ चेक्ड अप मेडिकली। तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति के बेस पर हम रिएक्शन देने शुरू कर दें, हम नहीं सुनते तेरी बात, तू जा जो मर्जी कर ले। सो विद सच अ पर्सन यू डोंट रिएक्ट लाइक दिस। सो आई थिंक अ बैलेंस इज बीइंग स्टक, एंड आई थिंक व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग इज द राइट वे। कि ना पूरी बात मानी, ना पूरी बात काटी, कहीं बीच में थोड़ी मान ली और थोड़ी अपनी भी कर ली। दैट इज अ मिड वे इज बीइंग फाउंड टिल एज लॉन्ग एज ही इज इन पावर। सर, एक महंगाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। आरबीआई कहती है कि 4-5% का इन्फ्लेशन रेट रहा है, बट जब मेरी माँ से मेरी बात होती है, जब वो ग्रॉसरीज़ लेने बाहर जाती हैं, तो उन्होंने बताया पिछले 2-3 सालों में जो हमारे ग्रॉसरीज़ का बिल है उसमें 40% का उन्होंने फ़र्क देखा है, मतलब जो घर खर्च होता था। तो क्या जो इंडियन गवर्नमेंट के जो तरीके हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के, क्या वो आउटडेटेड हैं, गलत हैं, कि या उनका कुछ और मेजर होता है सर उस चीज़ को कैलकुलेट करने का? ठीक कह रहे हैं आप, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको, जिससे एक बास्केट ऑफ गुड्स से ये महंगाई नापी जाती है। बल्कि आप 4-5% कह रहे हैं, पिछले 2-3 साल में तो 1%, 2% दिखाई दे रही थी। आप ग्रोसरी देखिए, कुछ एक आइटम ऐसे होते हैं जो उस बास्केट में नहीं आते। जैसे क्या? कुछ आप पता नहीं आपकी मदर ने कौन से आइटम की बात करें, पर जनरली ग्रोसरीज, दाल नहीं, ऑल ओवर ग्रोसरी की बात कर रहा हूं मैं सर। ओवरऑल ग्रोसरी की आप बात कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सब चीज़ें वो CPI कैच नहीं कर रहा है। यू आर राइट, बिकॉज जब आम आदमी जाके खरीदारी करता है तो उसको पहले से वो महंगी दिखती है।
और वो हमारे उस परसेंटेज में नहीं आती है। दिस इज वेयर योर क्वेश्चन है राइट कि भाई वो जो दिखाई दे रही है 2-3%, 4%, यहाँ तो हर बार ही कीमतें बड़ी दिख रही हैं। सो आई थिंक दैट जो CPI को नापने का तरीका है वो पूरी तरह से उस महंगाई को कैच नहीं कर पा रहा है। I agree with that because lot of people say this, not just your mother. बहुत सारे लोग इसी बात को कहते हैं कि हमारा तो महंगाई जितने जब जाओ महंगा, जब जाओ महंगा, जब जाओ महंगा। कुछ चीज़ें तो साइक्लिकल होती हैं, जैसे सीजनल होती हैं, जैसे किसी एक सीज़न में कोई चीज़ महंगी हो गई फिर उसके बाद सस्ती हो गई। पर ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है, हालांकि इन्होंने पहले इसके मुकाबले CPI को रैशनलाइज किया है, पहले तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कैच करती थी, वो अलग ही कुछ नंबर बताती थी और दुकानों पे रेट कुछ और होते थे। पर अब पहले के मुकाबले बेटर है। पर अभी भी हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो ओवरऑल कैच नहीं कर पा रही है जो महंगाई है। तो उसमें महंगाई, असल में महंगाई कुछ और है और CPI उसको पूरी तरह से नहीं पकड़ पा रही। दैट आई एग्री पार्टली विद दैट। अच्छा सर, मुझे ये जानना है, जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है और आपने उसको बोला कि ये इकोनॉमिकल कोविड है, सर इसमें आम आदमी के ऊपर अभी और क्या आपको लगता है और क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और क्या एक्सपीरियंस करेंगे लोग? क्या महंगाई किस हद तक जाएगी? कितने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है? ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति की खोपड़ी पर, चाचा जी की, यू नो हूँ चाचा जी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसके वो, बिकॉज हर बीतता हुआ दिन प्रतीक लोगों के लिए मुश्किल करता जाएगा। और मैंने तो कल कहीं कहा, आपको देखने में सब नॉर्मल लग सकता है, सब गाड़ी चल रही है, आप भी काम पे आ रहे हैं, एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल, राइट, बट दिस विल ग्रेजुअली कीप हिटिंग यू। और आपको आने वाले 2-3 महीने में एकदम से फ़र्क महसूस होने लगेगा कि यार मेरा हाथ तंग है और मेरे पैसे जेब से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, मेरी इनकम बढ़ नहीं रही। किसी की तो नौकरी भी जा सकती है क्योंकि ले ऑफ्स देखने को मिल सकते हैं आपको, बिकॉज कंपनी की इनपुट कॉस्ट अगर ज़्यादा बढ़ गई और ऊपर से सेल नहीं बढ़ी। अब चलिए मैं आपको महंगाई का समझा देता हूँ कैसे होता है। अब होता क्या है कि जैसे महंगाई बढ़ी तो इन अ टिपिकल सिचुएशन आप क्या करते हैं, मान लीजिए 4 किलो कोई चीज़ लेते हैं, अब आप क्या करेंगे, 3 किलो लेनी शुरू कर देंगे, फिर आप 2 किलो शुरू कर देंगे, भाई थोड़े में गुजारा करो क्योंकि घर का कमाई तो उतनी है, तो लेट अस लर्न टू लिव विद लेस। तो अब आपने कम ली जिस दुकान से, वो दुकान आगे पीछे लेता है होलसेलर से, रिटेलर। तो वो होलसेलर को कहेगा सर कम बिका है, आप हमें कम भेजो। वो कहेगा 1 ट्रक भेजते हो, हमें आधा ट्रक काफ़ी है। अब होलसेलर आगे स्टॉकिस्ट को कहेगा कि भाई इतना नहीं माल नहीं जा रहा, मैं अपने वेयर हाउस में इतना नहीं रखूँगा, आप भी कम भेजो। पीछे फैक्ट्री में मैसेज पहुंचता है कि जी अब आगे नहीं माल बिक रहा है, आप प्रोडक्शन कम कर दीजिए। वो प्रोडक्शन कम कर देंगे। अब जो प्रोडक्शन कम करेंगे तो मान लीजिए उनके यहाँ 500 आदमी काम करता है, राइट, तो प्रोडक्शन कम हो रही है, ऊपर से कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो उसमें से 200 आदमी को कहेगा भैया सॉरी मुझे ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो क्योंकि ये तो अब डिमांड ही नहीं है, माल ही नहीं बिक रहा, मंदी आ गई है, मैं इतने टन बेचता था अब मेरा इतने टन ही जा रहा है, अब तो मेरा किलो में जा रहा है, तो इसलिए मुझे, तो उन लोगों की नौकरी चली जाती है। अब जब नौकरी चली जाती है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी नौकरी गई वो तो बिल्कुल ही नहीं खरीद पाएगा। तो इसलिए एक तरफ डिमांड वैसे गिर रही है, दूसरी तरफ लोगों की नौकरी जाएगी, तो एक स्पाइरल इफेक्ट बन जाता है। मतलब एक तरफ आपकी डिमांड गिरी, डिमांड गिरते 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 फैक्ट्री तक पहुंची, फैक्ट्री में लोगों की नौकरी गई, वो लोग खरीदने लायक नहीं रहे, अब और ज़्यादा खरीदने लायक लोगों की गिनती बढ़ गई। सो ग्रेजुअली दिस महंगाई बढ़ना क्या होता है कि ये इकोनॉमी में फिर प्रेशर डालने लगता है, टैक्स कलेक्शंस कम हो जाएंगी, सेल्स डाउन हो जाएंगी, नौकरियां जाने लग जाएंगी, सैलरीज कट हो जाएंगी, बिजनेस आप करते हैं तो आपको क्लाइंट्स मिलने में दिक्कत होगी, अच्छा क्लाइंट मिल भी रहे हैं तो आपकी पेमेंट करने में तंग करेगा वो। सो यू नो ओवरऑल क्रंच शुरू हो जाता है, लोग अपनी EMIs वापस नहीं कर पाते, फिर उससे बैंकों को खतरा बन जाता है। आप देखिए ना, बैंक तो कमाई कहाँ से करेगा, यू पे योर EMIs एंड बैंक अर्न्स फ्रॉम दैट। आप EMI देनी बंद कर दें तो बैंक का तो ब्रेड एंड बटर है, तो बैंकों में भी क्रंच शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक ये महंगाई ऐसी चीज है जो खाली महंगाई नहीं है, इट हैज गॉट अ चेन रिएक्शन, you know, at all these places. Because every dot is interconnected. Yes, with that. this is all, economy is all interconnected. So any effect in one chain can affect the other chain. So therefore I feel अगले 2-3 महीनों में आपने पूछा तो लोगों को मुझे लग रहा है कि आपको घर के सब लोगों को बैठ के बचत की सोचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और एज आई सेड, हर बीतता हुआ दिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद रहना खाली एक न्यूज़ नहीं है, एक इवेंट नहीं है कि वहाँ वो 33 किलोमीटर का रास्ता बंद है। तो भाई आप नज़र रखिए क्रूड ऑयल की प्राइस पे, अगर क्रूड ऑयल नीचे नहीं आया तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है।
मेजर। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये मानता हूँ कि हम बात करते हैं कि हम 2047 तक एक विकसित भारत बनेंगे, एक डेवलप्ड नेशन बनेंगे, एक राइजिंग इकोनॉमी भी है इंडिया। बात होती है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, बनेंगे। बट आई वांट टू क्लैरिफाई दैट अगर इस रास्ते पे हैं और आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसी चीज़ हो रही है, जिसके इवेंट की वजह से आज हमारी पूरे देश को सफ़र करना पड़ा है, और जो सर उधर हो रहा है उसकी कीमत एक आम आदमी चुकाएगा। तो अगर ये ऐसा है तो हम इंडिपेंडेंट बनने के रास्ते पे क्यों नहीं है अभी तक? कि अगर एक छोटी सी ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है, तो हम कैसे बनेंगे इतनी बड़ी राइजिंग इकोनॉमी, या फिर हम विश्व गुरु बनने की बात करेंगे, तो ये कैसे संभव होगा? देखिए, पहली बात तो जो डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की बात थी 2047 में, राइट, अगर ये समस्या रहती है और ग्रोथ हमारी स्लो होती है, तो वो हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है। फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। 2047 की जगह हो सकता है उसमें 5 साल और जुड़ जाएं या जो भी हो जाए। फर्स्ट इज दिस। सेकंड इज कि हम इंडिपेंडेंट, देखिए वर्ल्ड इज अ फैमिली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कोई देश किसी सामान से कुछ, किसी देश से कोई सामान लेता है, कोई किसी से कुछ लेता है। सो एक दूसरे के, सब हिंदी में बोलते हैं पूरक हैं, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो अब एनर्जी ऐसी चीज़ है, क्रूड ऐसी चीज़ है जो कि हमारे यहाँ नहीं होती है, और हम क्योंकि लगातार इंपोर्ट करते रहे, बड़ी आसानी से इंपोर्ट करते रहे इतने साल तक, तो हम उस पर डिपेंडेंट हो गए। अब जब डिपेंडेंट हो गए और कल को वहाँ से जैसे अब मामला खिंच गया, मामला बंद हो गया, तो हमें समझ आ गया कि डिपेंडेंस अच्छी नहीं थी। शायद इसीलिए मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ने जब कोविड आया था तो एक आत्मनिर्भर का नारा दिया था, सेल्फ डिपेंडेंट। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए कहा, बिकॉज ही मस्ट बी सीइंग कि भाई हम कभी हम फर्टिलाइजर्स के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। पीछे चाइना ने फर्टिलाइजर्स रोक दिया था, कभी उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी रोक दी थी, लिथियम रोक दिया था, कभी रेयर अर्थ मिनरल्स रुक जाते हैं, कभी सेमीकंडक्टर, कभी क्रूड ऑयल। तो द मोर यू डिपेंड ऑन द वर्ल्ड एंड इफ द वर्ल्ड चेंजेस, ट्रांसफॉर्म्स, तो आपको वो दिक्कत खड़ी कर सकता है। इसीलिए मैं एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूँ प्रतीक, एंड आई मेंटर अबाउट 200 स्टार्टअप। तो मेरे दिल के करीब अब वो स्टार्टअप्स हैं जो खुद मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं। सो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। हमारे यहाँ जो बिजनेस आ रहा है वो सर्विसेज में ज़्यादा आ रहा है, टेक में ऐप बना लो, ये बना लो, उसमें ज़्यादा आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, सो आई वुड अर्ज थ्रू योर शो ऑल द यंगस्टर्स हु आर लिसनिंग टू अस कि आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में वो चीज़ उठाइए जो हम इम्पोर्ट करते हैं। चाहे एक कमरे की, इतने बड़े स्टूडियो की आप एक फैक्ट्री लगा लीजिए, छोटे से शुरुआत करिए। स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग व्हाट वी आर इम्पोर्टिंग। जो चाइना से बेहिसाब सामान आ रहा है, आप मानेंगे नहीं, वी आर अमंग्स द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ एप्पल आईफोन्स। 80% जो अमेरिका में आईफोन्स यूज़ होते हैं वो इंडिया में बन रहे हैं, और उसके कंपोनेंट सारे बाहर से आते हैं, चाइना से और जगह से। कोई एक कंपोनेंट आप उठा के बनाना शुरू कर दीजिए, कोई एक चीज़। तो आई थिंक द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज मैन्युफैक्चरिंग, अनलेस, बिकॉज क्रूड ऑयल तो देखिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो एक नेचुरल देन है, ये तो ज्योग्राफी में होती है, ये धरती में होता है, उसके कुएं होते हैं, ढूंढते रहते हैं हम यहाँ पर, ONGC वगैरह है, ढूंढते रहते हैं, पर अपेरेंटली इतने नहीं होंगे इंडिया में। इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है, यहाँ और बहुत कुछ है। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट। सो आई थिंक वन आंसर इज गो टू रिन्यूएबल एनर्जी एज क्विकली एज पॉसिबल। सेकेंड आंसर इज कि हम अपनी डिपेंडेंस ख़त्म करें इन देशों से। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद मैन्युफैक्चरर बन जाएं। और मैन्युफैक्चरिंग से मैंने देखा है प्रतीक के यंगस्टर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आना चाह रहे हैं। ये थोड़ा मुझे चिंता की बात लग रही है। आई डोंट फाइंड यंग एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टिंग फैक्ट्रीज। अभी भी फैक्ट्री लगाने वाले वो बुजुर्ग वो पुराने लोग जो फैक्ट्री लगा रहे हैं, दे आर ऑफ द एज ऑफ 45, 50, 55, 60, वो लोग फैक्ट्री क्यों? वाई कांट अ 23-year-old 24-year-old इंस्टॉल अ फैक्ट्री? मुझे बहुत ही कम लोग दिखते हैं जो कि फैक्ट्री लगा रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत कम लोग। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, जब तक हमारा यूथ आएगा तब तक हमें वो जो आत्मनिर्भर वाली बात है, सेल्फ डिपेंडेंट, वो नहीं आ पाएगी। एंड वी विल कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग थिंग्स एंड वी विल हैव टू कीप स्पेंडिंग फॉरेन एक्सचेंज। रुपए पे प्रेशर बना रहेगा, और रुपए पे प्रेशर बना रहा तो महंगाई होती जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द आंसर। सर मैं बिजनेस पे आपसे ज़रूर बात करता, बट अभी टॉपिक हमारा कुछ और है। बात यह है सर, अभी प्रधानमंत्री ने नॉर्वे में एड्रेस करा सब लोगों को, तो उन्होंने ये बोला कि जो हमने 10 साल में डेवलपमेंट्स करी थी वो अब 10 साल हम पीछे जा सकते हैं, और ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। क्या ये सही बोला उन्होंने? सही बोला, क्योंकि उन्होंने तो ये भी बोला कि अगर ये समस्या का जल्दी समाधान नहीं हुआ है, दिस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व सून,
तो हम लोग दुनिया की बहुत बड़ी आबादी 800 करोड़ लोग 850 करोड़ लोग इस धरती पर रहते हैं इंसान। वो बहुत सारे लोग गरीबी में जा सकते हैं बिकॉज नौकरियां चली जाएंगी, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी, तो वापस दे विल सिंक बैक इनटू पॉवर्टी। तो ऑल द एफर्ट विच हैज़ बीन मेड ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स लोगों को गरीबी से निकालने का, लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ देने का, दे विल गो बैक टू पॉवर्टी। क्योंकि आपकी अगर आमदनी नहीं होगी और आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे तो आप तो वापस गरीबी की तरफ ही जाएंगे, आपके ऊपर उधार चढ़ जाएगा या गरीबी की तरफ जाएंगे। यू विल हैव टू, आप सोचिए ना, किसी को 1 स्टूडियो अपार्टमेंट से झोपड़ी में जाना पड़े या 2 BHK से 1 BHK में आना पड़े, 1 BHK से स्टूडियो में आना पड़ जाए। सो येस, ही इज़ राइट, बिकॉज दिस इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसीलिए तो मैंने इसको आर्थिक कोरोना बोला कि दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट पीपल लाइक एनीथिंग, एंड दिस इज मोर सिवियर दैन व्हाट यू कैन इमेजिन। और बहुत बड़ी मंदी दुनिया स्टेयर कर रही है इस समय, एंड आई होप इट गेट्स बेटर। एंड सर, गोल्ड एंड सिल्वर का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या करना चाहिए लोगों को? गोल्ड एंड सिल्वर, वैसे तो आपके फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स को अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर, पर एक एनालिसिस के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि गोल्ड सिल्वर का फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि मुसीबत के टाइम खरीदी जाती है, मुसीबत के टाइम इसको प्रोटेक्शन हेज माना क्या जाता है। आज लेना चाहिए? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके अगर लें, लंबे वक्त के लिए तो ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, और लंबे वक्त के लिए, और लंबे वक्त 2 से 5 साल के लिए आप इसको रखिए, बड़ा अच्छा रिटर्न मुझे लग रहा है ये देके जाएगा, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है जो कि जिसकी बेतहाशा बाइंग चल रही है। सेंट्रल सर, बैंक बहुत सारे, सॉरी टू से, बट बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि दैट अभी बाय ना करें गोल्ड एंड सिल्वर, बिकॉज कि अभी जो सिचुएशन चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो गोल्ड प्राइस कैन ड्रॉप। उल्टा है बल्कि, क्योंकि अभी इस सिचुएशन की वजह से गोल्ड प्राइस प्रेशर में है। अच्छा। क्योंकि क्रूड ऑयल जब बढ़ता है, प्रतीक समझिएगा इसको, क्रूड ऑयल जब बढ़ता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है। अभी हमने बात करी, डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो एक इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर इंडेक्स होता है, उसमें 6 करेंसीज होती हैं, स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर एंड स्वीडिश क्रोमा। ये 6 करेंसीज की एक बास्केट होती है, उसको डॉलर इंडेक्स कहते हैं। और डॉलर इंडेक्स इस समय बढ़ी हुई है क्योंकि डॉलर बढ़ा हुआ है। तो जब वो बढ़ती है तो नॉर्मली अमेरिका में 10 साल के बॉन्ड्स होते हैं, तो महंगाई बढ़ती है, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से क्या होता है, सोना चांदी प्रेशर में आ रहा है। हाँ। बल्कि उल्टा है, इस टाइम सोना चांदी इज इन प्रेशर। तो अगर आप इसको अभी लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो यू विल बी बाइंग एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस, एंड इन द नेक्स्ट 2-3 years, 2 to 5 years, you will find it will give very good return. I think it will go. तो थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं अगर थोड़ा लेना थोड़ा चाहते लेके, हैं। और थोड़ा थोड़ा जब करेक्शन आए थोड़ा थोड़ा लेके रखते जाइए। प्रॉब्लम ये आती है प्रतीक के लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, ट्रेडर बन जाते हैं, अभी लिया महीने बाद बेच दिया 2 महीने, वो गलत है। सो यू शुड कीप इट, सोने के साथ सोना चाहिए, कीप इट फॉर सम टाइम। ओके। एंड अभी जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको आप कोई एडवाइसेस देना चाहोगे कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? आई थिंक जो फिजूल का खर्ची है उससे अभी बचिए, अपने फंड्स को बचा के रखिए, एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए अपने लिए। इमरजेंसी फंड मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा किसी को, नोबडी शुड गेट स्केर्ड, प्रतीक। मैं डरा इसलिए नहीं रहा क्योंकि डर के तो फिर पैनिक सिचुएशन खड़ी हो जाती है। तो इमरजेंसी फंड ये है कि आपकी जैसे नौकरी करते हैं और आपकी तनख्वाह मान लीजिए 50,000 रुपये महीना है फॉर एग्जांपल, तो कम से कम 6 महीने साल के आपके पास पैसे होने चाहिए बैंक में। तो 3 से 6 लाख रुपए बैंक में रखिए। मान लीजिए नौकरी चली जाती है और दूसरी नौकरी मिलने में वक्त लगता है, काइंड ऑफ इमरजेंसी फंड अपने पास रखिए। इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। फिजूल खर्चा रोक दीजिए। बड़ा खर्चा कोई करना है, अगर वो टल सकता है टाल दीजिए, फिलहाल मत करिए। कोई मकान लेना है, बताया ना मैंने, गाड़ी लेनी है, कोई शादी ब्याह में बड़े फंक्शन करना है, उसको अगर टाल सकते हैं या छोटे लेवल पे कर सकते हैं कर दीजिए। फैमिली मेम्बर्स शुड सिट टुगेदर, दे शुड सिट विद अ पेन एंड अ पेपर, हर कोई अपने अपने खर्चे लिखे और एक दूसरे को बताए, पूछे कि आप क्या फालतू खर्च कर रहे हैं, उसको एक दूसरे से सबकी सहमति बना के, सबका कंसेंसस बना के उसको काटे कि ये हम नहीं करेंगे अब से। सो ट्राई एंड सेव रिसोर्सेस। ये सिटीजन्स को और आपके फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स को मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि जिस बुरे वक्त की हम फोरकास्ट कर रहे हैं शायद ना भी आए, मैं तो यही कहूँगा कि ना आए और मेरी ये बात गलत निकल आए। आई वुड लव टू बी रॉन्ग हियर, बट अगर आती है तो आपको ये तैयारी करके रखनी चाहिए, और अगर नहीं आए तो आप वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पे आ जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट फॉर द टाइम बिंग आई थिंक यू शुड ट्राई एंड कंजर्व रिसोर्सेज एंड डू नॉट ओवर स्पेंड। और ये जो मोदी जी ने बात कही है वो उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए कही है,
जब उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेस, कि भाई आप पेट्रोल डीजल को कम खर्च करिए। ओके। तो पेट्रोल डीजल, क्योंकि उससे क्रूड ऑयल आता है, फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है, तो वैसे भी आप वर्क फ्रॉम होम या वर्चुअल कर सकते हैं। अपने खर्चों को जहाँ जहाँ खर्चों को आप बचा सकते हैं, जितना बचा सकते हैं, जितना बचाएंगे उतना कंफर्टेबल। और इसका मैं क्यों कह रहा हूँ प्रतीक, आपको बताता हूँ। कोविड में जिन लोगों के पास सेविंग्स थी, हाँ, इमरजेंसी फंड था, उन्होंने कोविड के टाइम को थोड़ा सा कंफर्टेबली काटा। जो लोग हैंड टू माउथ थे, बिल्कुल। आज खा और कल खुदा, आई चलाई, जो आया सब खर्च हो गया, कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, सैलरी आएगी तो कुछ करेंगे, अभी कुछ नहीं है। राइट। सो आई थिंक वो लोग परेशान हुए, उनको कहीं से उधार मांगना पड़ा, कोई लोन लेना पड़ा। बट जिनके पास इमरजेंसी फंड था, जिनकी सेविंग्स थी, जिन्होंने अपने खर्चों को कंट्रोल किया हुआ था, उन लोगों ने उस कोविड के मुश्किल टाइम को आसानी से काटा है। तो आई थिंक वही चीज़ फिर करने की बारी आ गई है। एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर सेड वेरी इंटरेस्टिंग कि ये पूरा का पूरा डेकेड जो है 2020 से शुरू हुआ। 2019 दिसंबर में कोविड आया था, तो 2020 से डेकेड शुरू हुआ। पहले कोविड आया, उसके बाद 2022 में मुझे आज रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया, तब भी बहुत उथल पुथल मची थी, आज भी चल रहा है, और घमासान हो गया है। फिर उसके बाद ट्रम्प आए, उन्होंने टैरिफ लगा दिए। एक साल तो टैरिफ का ही गेम चल रहा है, जब से टैरिफ ये हटा, टैरिफ लगा, इतने लगा, उतने लगा, उससे सारा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टर्ब हो गया। अभी वो टैरिफ का गेम चल ही रहा था कि ईरान वॉर हो गया। सो आई थिंक इन दीज 6 years दिस वर्ल्ड हैज सीन अ लॉट। इतनी ज़्यादा उथल पुथल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक इट हैज़ डिस्टर्ब्ड द होल वर्ल्ड साइकिल। तो इसलिए जो हमारी ग्रोथ साइकिल है, जिसकी आप बात कर रहे थे कि 2047 तक, तो अगर इस तरीके से चलता रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो फिर तो हमारा ये 2047 का लक्ष्य आगे पीछे हो सकता है। 2047 में तो 21 साल ही रह गए ना, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए आगे पीछे हो सकता है। ऑल डिपेंड्स व्हाट टाइम हैज़ इन स्टोर। उम्मीद करते हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले जो 5-6 साल हैं वो बहुत टफ होने वाले हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो हुई है, ये लड़ाई अगर रुक भी गई तो आई थिंक इसने वर्ल्ड वॉर का बीज बो दिया है। राइट। यहाँ से वर्ल्ड वॉर का, सो इट विल नेवर बी द सेम अगेन। पहले वाले हालात तो मुझे नहीं लगता मिडिल ईस्ट में अब कभी भी होंगे, क्योंकि वो दुश्मनी अब हो चुकी है। अगर अभी फ़िलहाल रुक भी जाती है तो रुक के ये किसी ना किसी, अभी तो मुझे कल पता लगा नेटो और रशिया के बीच में फिर टेंशन खड़ी हो गई है। रशिया ने नेटो के बॉर्डर पे न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं बेलारूस के साथ मिलके। दिस इज एज लेट एज येस्टरडे। अच्छा। तो फिर से तो वहाँ भी टेंशन बिल्ड हो रहा है। इधर यूक्रेन ने रशिया के ऊपर, मॉस्को के ऊपर अटैक बहुत सिवियर कर दिया, और रशिया बहुत गुस्से में है इस टाइम, क्योंकि उसको हथियार सारे यूरोप दे रहा है। तो रशिया को पता है कि इनको नेटो दे रहा है, तो उनने नेटो के ऊपर वहाँ पर अपनी न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज शुरू कर दी। सो आई थिंक द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स अ मेजर जियोपॉलिटिकल टेंशन, और ऐसे में इकोनॉमिक टेंशंस तो आती हैं साथ में। अगर अब देखिए ईरान वॉर, अब देखिए ना एग्जाम्पल, ईरान वॉर काइनेटिक तरीके से रुका हुआ है, कोई बम नहीं कर रहे, कोई ड्रोन नहीं कर रहे। इजराइल लेबनान का चल रहा है, पर वो इतना वर्ल्ड को इफेक्ट नहीं कर रहा है। पर कहीं ईरान के ऊपर कोई अभी अटैक नहीं चल रहा है, बट आप देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितनी बुरी तरीके से आ रहा है, जबकि एक्टिव लड़ाई रुकी हुई है। राइट, बिल्कुल। पर इकोनॉमिक वॉर जो है वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। सो आई थिंक जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं तो इकोनॉमी साथ में उसके जाती है। स्टॉक मार्केट्स इम्पैक्ट होती हैं, गोल्ड सिल्वर कमोडिटी मार्केट्स इम्पैक्ट होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स आनी सब उथल पुथल हो जाती हैं। कोई कहीं से इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर देता है, इधर से निकाल के उधर करो या करो ही मत। सो आई थिंक द वर्ल्ड इज हेडिंग फॉर अ वेरी टफ टाइम इन द नेक्स्ट 4-5 years, and the Gen Z who's probably starting their career now, जो लोग अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए उतना स्मूथ नहीं दिख रहा जो शायद इससे पिछली जनरेशन के लिए था। राइट। सो बी इट, मे बी उनका जन्म ऐसे समय में हुआ है जब ऐसा उनको देखना पड़ रहा है। ग्लोबल टेंशंस के बीच में वो लोग अपना करियर सेट कर रहे हैं, तो बहुत चैलेंजेस मुझे लग रहा है कि जेन ज़ी को आगे अपना करियर बनाने में और अपनी लाइफ को, तो जो पिछली जनरेशन ने जितनी स्मूथली अपने आप को सेट कर लिया, शायद जेन ज़ी के लिए ये मुश्किल। सर, मोदी जी ने जो ये वर्क फ्रॉम होम की अपील करी है, ये कंपनी सुन के एम्प्लॉयज़ को स्टे एट होम ना कर दें कि भाई स्टे एट होम। नहीं, वर्क फ्रॉम होम तो कंपनीज इनिशिएट करेंगी तभी होगा। आप अपनी मर्जी से तो वर्क फ्रॉम होम नहीं ले सकते, योर कंपनी हैज़ टू अग्री टू इट। कुछ कंपनीज ने, मुझे पता लगा पीछे कुछ दिनों में किया भी है वर्क फ्रॉम होम, कुछ ने हाइब्रिड कर दिया है। आप हफ्ते में 2 दिन आ जाइए, 5 दिन घर से काम करिए, उसी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है।
आई थिंक ट्रैफिक का भी पड़ा। वो कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करिए, अगर आपने जाना है तो मेट्रो पर। यहाँ अभी तो गर्मी इतनी पड़ रही है, आई थिंक 47-48 टेम्परेचर में। राइट। You cannot expect somebody to be everybody to be walking up to metro and then catching a train, then getting down metro और वहाँ से वो कोई और व्हीकल पकड़े। So I think tough times ahead. सर कोविड के टाइम में 230 मिलियन इंडियंस पॉवर्टी में गए। प्योर रिसर्च के नंबर्स हैं, उस वक्त इंडियन बिलियनियर्स की वेल्थ डबल हो गई। ये कोइंसिडेंस है या सिस्टम ही ऐसे डिजाइंड है? नहीं, सिस्टम ही ऐसा है कि जो अमीर और गरीब का गैप है वो जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है वो गैप भी बढ़ता है। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि जिसके पास पीपल हु हैव मनी, राइट, दे अट्रैक्ट मोर मनी। और वेल्थ क्रिएशन जो होती है ना प्रतीक, वो स्टॉक मार्केट से उसका बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। तो जो आपने कहा कि इतने बिलियनियर्स बढ़ गए, बाय द वे मैं आपको इसी से कनेक्टेड जानकारी दे दूं कि जितने भी बिलियनियर्स हैं उनकी वेल्थ में प्रतीक 90% जो वेल्थ है वो उनके कंपनी में जो उनके शेयर्स हैं उसकी वजह से है। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स ठीक है, पेपर वेल्थ उनके पास गाड़ियां हैं या प्रॉपर्टीज हैं, उसका प्रोपोर्शन बहुत कम होगा। मेनली इट विल बी हिज होल्डिंग और हर होल्डिंग इन द स्टॉक। तो क्योंकि स्टॉक मार्केट बढ़ी वहाँ से, कोविड में 7,500 निफ्टी था, आज निफ्टी 23,000-24,000 के बीच में है। तो आप देखिए 3 गुना से ज़्यादा निफ्टी बढ़ गया, तो नेचुरली उनकी वेल्थ 3 गुना बढ़ गई। एंड बिकॉज द पुअरर पीपल दे डोंट होल्ड शेयर्स। भारत में तो कुल मुश्किल से 10-15 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, 20 करोड़ होंगे, डीमैट अकाउंट 21 करोड़। पर कैपिटा इनकम भी तो हमारे देश में बहुत कम है। वो क्योंकि आबादी बहुत है, बिकॉज वी आर 1.45 बिलियन गिनती चल रही है आजकल। मेरे ख्याल से 145 करोड़ लोग भारत में हैं, इसलिए पर कैपिटा क्या होता है प्रतीक कि टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है, तो पर कैपिटा आ जाती है। तो इसलिए उसमें तो छोटे से बच्चे की भी गिनती हो जाती है, तो बच्चा तो नहीं कमाता ना। तो आई थिंक पर कैपिटा इनकम निकालना इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि वो हर व्यक्ति उसमें आ जाता है। जो घर पे दादी जी रिटायर्ड बैठी हैं उनका भी गिनती आ जाएगी, छोटा बच्चा पैदा हुआ वो भी, बिकॉज दैट इज जस्ट अ नंबर। बट ओवरऑल जो मैंने आपको फिगर दी दैट 90% ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री अर्न लेस देन 25,000 रुपीज, दैट इज अ स्टार्टलिंग नंबर। अब बहुत अमीर देश नहीं है हमारा, ये सच है, ये बात बिल्कुल सच है। तो सर गरीब तो अब जैसे आप बता रहे थे कि जिन लोगों के पास सेविंग्स थी और वो कोविड में थोड़ा टाइम निकाल लाए, उन्होंने निकाल दिया है टाइम को। बट अगर ऐसा है तो सर हमारे देश में तो 90% लोग ऐसे हैं जो आपने बताया हैंड टू माउथ चलते। हाँ, तो अगर कुछ ऐसा भारी इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो सर फिर से लाठी पड़ेगी उन्हीं के तभी ऊपर। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत सारे लोग गरीबी में जा सकते हैं, वापस गरीबी में जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जो मेहनत करके पॉलिसीज़ ला के रिफॉर्म्स करके जिन लोगों को गरीबी से निकाला भी है, मकान दिए, पानी के कनेक्शंस दिए, टॉयलेट्स दिए, बैंक अकाउंट्स खुलवाए, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस तो लाए ना। कुछ डायरेक्ट पैसा तो नहीं, जेब पैसा भी कुछ लोगों के, किसानों वगैरह के तो पैसा भी जेब में आता है हर 4 महीने बाद, वो किसान सम्मान योजना जो है। तो बहुत सारे एटलीस्ट लाइफस्टाइल लोगों का कुछ सुधरा। जो लोग पहले खेतों में टॉयलेट जाते थे उनको टॉयलेट्स मिल गए, घर नहीं थे, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने, नल नहीं आता था, कुएं भरने जाते थे, तालाब से पानी लाते थे, उनके घर में नल लग गए, बिजली नहीं थी, बिजली आई। सो आई थिंक लाइफस्टाइल वाइज जो चेंजेस आए हैं लोगों के घर में, लोगों की ज़िंदगी में, वो दैट ऑल द गुड कैन बी रिवर्स्ड इफ थिंग्स डोंट इम्प्रूव फ्रॉम हियर। सो पहली बार मैं प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा चिंता में देख रहा हूँ। उनके जो बयान आ रहे हैं दे आर लुकिंग अ बिट अलार्मिंग, कि इसका मतलब क्योंकि वो ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें पता है प्रतीक जो आपको और मुझे शायद नहीं पता है। उनके पास गवर्नमेंट का डेटा है, उनके पास, हालांकि एज एन इकोनॉमिस्ट आई एम फार मोर कनेक्टेड टू द डेटा दैन अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि मेरा काम ही यही है। तो इसलिए मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और सावधान हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए। कोई डराने का यहाँ पर बिल्कुल कोई इरादा नहीं है, प्लीज़ डू नॉट गेट इट रॉन्ग, बिल्कुल भी डराने का इरादा नहीं है। बट अलर्ट होने में तो कोई हर्ज ही नहीं है ना सर, प्रिकॉशन तो लेनी ही पड़ेगी। हाँ, अलर्ट होने में तो कोई, मैं कहता हूँ अगर वो नहीं हो तो और अच्छी बात है, पर आप अगर अलर्ट हो जाएं तो कोई नुकसान तो कोई नहीं है। अगर आपने घर में 20,000 रुपये महीना खर्च करते हैं और आपने 15 कर दिए काट के और कुछ नहीं हुआ, वापस 20 छोड़ आप 25 कर दीजिएगा। इट डजंट मैटर, आई होप इट डजंट हैपन। दिस इज वन थिंग वेयर आई वुड लव टू बी रॉन्ग। मैं चाहूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत निकले, एंड आई विल बी हैप्पी अगर मैं गलत निकला तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी सिचुएशन आए, कोई सफ़र करे। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी सर। सर ग्लोबल डेट 360 ट्रिलियन डॉलर है जी। उस सिर्फ इंटरेस्ट पे 1 ट्रिलियन पर ईयर दे रहा है यूएस।
मिडिल ईस्ट अनस्टेबल है, डॉलर पे प्रेशर है, क्या हम एक बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश की तरफ जा रहे हैं 2008 से बड़ा, या इससे ज़्यादा भी कुछ गहराई में हो सकता है? ज़्यादा भी हो सकता है। 110 ट्रिलियन डॉलर वर्ल्ड की जीडीपी है और करीब 350 ट्रिलियन डॉलर डेट है, ग्लोबल डेट। इसका मतलब हर $1 के पीछे $3 की डेट है। अगर इसको आप ऐसे समझें तो कितनी बड़ी क्राइसिस है। मान लीजिए कोई डिफॉल्ट होता है, किसी ने रीपे करने में गड़बड़ किया, तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, पूरी की पूरी जो डेट का पूरा सिस्टम है वो सारा कोलैप्स कर सकता है। तो आई थिंक वी आर सिटिंग ऑन अ डेट बॉम्ब। मैं उसको बोलता हूँ एक उधार का बॉम्ब। ये पूरी दुनिया चल कैसे रही है सर? ये उधार पे चल रही है, उधार मांग मांग के चल रही है। आप देखिए ना, 350 ट्रिलियन डॉलर का उधार और 110 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय मी एंड यू, जो हम सब मिलके करते हैं, और उससे 3 गुना लोन है। तो इसको हम बोलते हैं ओवर लेवरेज्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, कि जरूरत से ज़्यादा मतलब ऐसा समझिए कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और उसके बदले में आपके 3 लाख रुपए आपने उधार ले रखा है। हर महीने 1 लाख कमाते हैं, हर महीने 3 लाख का उधार लेते हैं। तो कितनी खतरनाक सिचुएशन है, ऐसा समझ लीजिए इसको। और अगर एक भी पेमेंट फॉल्ट गड़बड़ हुई तो सोचिए क्या होगा फिर। जब तक ये साइकिल चलती जा रही है तो उधार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के ऊपर 40 ट्रिलियन डॉलर का उधार है, जो आपने कहा ना 1 ट्रिलियन डॉलर। अब तो अभी जो अपडेटेड डेटा है वो 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का हम उनसे कर रहे हैं। बाय द वे 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का ऐड हो रहा है हर साल। ये आपका डेटा, उसमें अब करीब 1.5 ट्रिलियन हर साल ऐड कर रहा है। तो 40 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका उधार पहुंच चुका है। तो अमेरिका को तो क्या डॉलर का सही प्राइस हम नीचे देख सकते हैं आने वाले फ्यूचर में? डॉलर का फ्यूचर बहुत खराब है, और डॉलर अभी जरूर बल्ले बल्ले हो रहा है इस टाइम, बट आने वाले टाइम में डॉलर का बैंड बजने वाला है। ऐसा कैसे, मतलब क्या कैलकुलेशन है सर? मुझे तो पता नहीं। क्योंकि डॉलर जहां अमेरिका का डॉलर है और अमेरिका की इकोनॉमी खोखली होती जा रही है, तो इन्होंने आर्टिफिशियली डॉलर को ऊपर रखा हुआ है, और ये लोग छापते हैं, आंख बंद करके दबादब वहां पर छापते हैं। सो आई थिंक दिस विल, जैसे ही अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स करनी शुरू करेगी, डॉलर अपने आप नीचे जाएगा। इनफैक्ट अमेरिकन इकोनॉमी की इस समय बैकबोन ही डॉलर है। अगर डॉलर नहीं रहा तो अमेरिका को कुछ पूछेगा भी नहीं। सो इवेंचुअली और दुनिया डॉलर से परेशान है। ये जो सारी क्राइसिस है, इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की अपील क्यों थी? डॉलर के पीछे, कि भाई डॉलर के रिजर्व। तो सारी दुनिया इस समय चाहती है कि हम डॉलर के चंगुल से निकले। So there are attempts being made to make sure that we get away from dollar. तो जैसे जैसे दुनिया डॉलर से हटेगी, डॉलर अपने आप कोलैप्स करेगा। इसीलिए गोल्ड सिल्वर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि डॉलर अगर फेल हुआ तो सिर्फ गोल्ड ही ऐसी चीज़ रह जाती है जो कि ग्लोबल मेजर ऑफ वैल्यू है। क्योंकि और आप कैसे करेंगे? मान लीजिए इंडोनेशिया के किसी व्यक्ति को स्विट्जरलैंड से कुछ करना है, तो मेजर कैसे करेगा वो? सो देन दे विल हैव टू बी अ मेजर ऑफ वैल्यू, दैट विल बी गोल्ड, व्हिच इज व्हाई आई फील तो डॉलर का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। आजकल डॉलर का बोलबाला है क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर जाने की वजह से। सर एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत कम है, और पूछता तो आपसे बहुत ज़्यादा। आप मुझे एक चीज़ बताएं सर, जब आप अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में सोचते हो, क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि इंडिया का सिस्टम उन्हें एक फेयर चांस देगा आने वाले टाइम में, या हम ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां हार्ड वर्क और टैलेंट का काम नहीं है क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी स्टैक्ड है? नहीं, हार्ड वर्क और टैलेंट की तो हमेशा ही कीमत रहेगी। एंड आई बिलीव एज अ क्लोजिंग रिमार्क आई वुड से प्रतीक, के आने वाले जो 10 साल हैं वो इंडिया के हैं। ये जो ग्लोबल डेवलप्ड इकोनॉमीज़ अपने आप को बोलते हैं, अमेरिका है, यूरोप है, जहाँ सपना देखते हैं लोग जाके बसने का, करने का, पढ़ाई करने का, आई थिंक उनके दिन पूरे हो चुके हैं। आने वाला जो डेकेड है दैट बिलोंग्स टू इंडिया। ये बीच में इस टाइप की प्रॉब्लम्स बीच में आती हैं, बट हम अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू लें तो लॉन्ग टर्म आई थिंक इंडिया हैज़ गॉट अ ब्राइट फ्यूचर। सो देयरफॉर जो बच्चे यहाँ पर आज पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जो हमने फेस की बात करी, ये तो हमने बिल्कुल ही ऑन द टेबल जो बात करी है। बट लॉन्ग टर्म जब आप विजन लेते हैं अगले 10 साल 15 साल, तो आई थिंक द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। एंड दुनिया अगर युद्ध में चली भी गई, जिसकी हमने बात करी अभी, रशिया, नेटो वगैरह वगैरह जो भी बात करी, अगर चली भी गई तो आई थिंक इंडिया को भी किसी पॉइंट पे लड़ाई में जाना पड़ेगा, बट फिर भी हम उनसे बहुत अच्छे रहेंगे। तो जब हम बात करते हैं तो हम प्रतीक रिलेटिव टर्म्स में बात करते हैं, मतलब तुलनात्मक दृष्टि से, कि उनसे हम बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनका ये डाउन साइड पे है, इंडिया जो है अप साइड पे है।
तो यू वुड उसको बोलते हैं चढ़दी कला। तो इंडिया जो है ऊपर जाती हुई है, वी आर राइजिंग सन, दे आर सेटिंग सन। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ जो बच्चे बड़े हो रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आप अपनी स्किल्स को अपग्रेडेड रखिए, अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए। हार्ड वर्क, टैलेंट ऑलवेज गेट्स रिवॉर्डेड। कभी ऐसा नहीं होता है कि हार्ड वर्क और टैलेंट, आप यू जस्ट रिमेन फोकस। गीता में जो उपदेश दिया है, कर्म करिए, आप फल की बहुत ज़्यादा डोंट बी टू कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। अपनी जो टारगेट्स हैं बहुत ज़्यादा ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं सेट करने चाहिए। जस्ट गो फ्लो विद द टाइड एंड आई थिंक द फ्यूचर ऑफ दिस जनरेशन शुड बी ब्राइट। ये जो फेज़ है जो हमने इतनी देर बात करी, दिस टू शैल पास एज दे से। राइट, ऑफ कोर्स सर, बीत जाएगा ये वाला टाइम भी। थैंक यू फॉर योर टाइम, माय प्लेजर। एंड आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, एंड मुझे भी यही लगता है कि लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए सर। जी। एंड कंफर्टेबली एंड सेंसिबली इस सिचुएशन का हमें सामना मिलके करना चाहिए। एग्जैक्टली। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, बस एक चीज़ मुझे थोड़ा सा हर्ट होता है कि हमारे देश में ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट सर देश भी हमारा ही है, एंड उस सब चीज़ों का मिलके ही हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लाइक कोविड, वी डिड इट, एंड इस टाइम को भी हम कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर शरद सर, आप आए मेरे शो पे एंड आपने इतना सारा नॉलेज दिया, एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपको होस्ट करने के लिए वेट करूंगा, एंड हम कुछ डिटेल में ताकि और बात कर पाए, एब्सोल्युटली, एंड कुछ और बेहतर इकोनॉमी के टर्म्स को समझे एंड सारी चीज़ों को ले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, इट्स माय प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू सर। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैंने आपके अपने और इस पूरे समाज से जुड़े हुए काफ़ी सवाल उनके सामने रखे। आई होप आपको सवालों से समझ में आया होगा कि मैं क्या पूछना चाहता था, और आपको उनके आंसर्स भी मिले होंगे। और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि आप चैनल पे सपोर्ट दिखाओ, मैं आपके लिए और अच्छे गेस्ट लाने की कोशिश करूँगा जो मेरे और आपके क्वेश्चंस को और अच्छे से आंसर कर सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी करके जाना, क्योंकि अगर पूरा एपिसोड देख चुके हो और सब्सक्राइब नहीं करा तो बड़ी ख़राब बात है। चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नए गेस्ट के साथ और एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।